एक महिला का देवर केरल में रहकर कहीं नौकरी करता था और वहीं से पैसे भेजता था और घर परिवार का खर्चा चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी और साथ में 2 बच्चे भी उसके रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी कभी अजीब तरीके की आवाज़ आती थी और यही बात जेठानी को परेशान करती थी। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं, हमें देखना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कि उसके साथ कोई होता है और वो उसके साथ कुछ गलत करती है। जैसे ही जेठानी ने देवरानी की ये बात अपने पति से कही तो पति कहता है कि इतने दिन तो शादी को हो गए हैं और शादी के आज तक भी इसके बारे में कभी कोई गलत बात सुनने को नहीं मिली है। तुम इस पर क्यों शक करती हो? क्यों घर का तुम माहौल खराब करने पर तुली हुई हो? जैसे ही जेठानी को ये बात कही जाती है देवरानी के बारे में, उसके बाद बात देवरानी तक ये आखिरकार पहुंच जाती है और घर में एक तरीके से तांडव सा मच जाता है। देवरानी ने साफ साफ कहा कि मैं इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। जहाँ पर उस पर शक होता है वो अपने बच्चों को शहर लेकर के जाएगी, वहीं पर अच्छे से पढ़ाएगी और लिखाएगी और कामयाब इंसान बनाएगी। इस तरीके से कह करके देवरानी शहर चली जाती है। लेकिन शहर जाने के कुछ दिन के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है, वो मर जाता है। इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है और उधर वो जाती है कोर्ट में और जाकर के शादी कर लेती है और शादी के बाद वो आराम से सुहागरात मनाती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम के कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो उन्हें भी हैरानी हो रही थी और ये घटनाक्रम जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चला तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये महिला इस तरीके का काम क्यों किया, जबकि ये आराम से घर से चुपचाप जा सकती थी। पति को मारने की इसको क्या जरूरत थी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की। जिला मैनपुरी का एक कस्बा लगता है बिछुआ और उसी कस्बे का एक गांव लगता है सुन्नामुल। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति सुशील होता है और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी कहती हैं कि जो मेरा देवर है जिसका नाम सनी कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 को घर से अचानक से लापता हो गया था, उसका कहीं भी कोई आता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसका नंबर बंद आ रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस घटना के यानी कि 7 दिन के बाद 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी घर से अचानक से लापता हो जाती है। उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना मीरा का कुछ पता चल रहा है और ना ही समीर का कुछ पता चल रहा है। पुलिस वालों ने इस तहरीर को लिया और तहरीर को लेने के बाद एक गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसके बारे में यानी कि समीर के बारे में कोई जानकारी। वो कहती है कि समीर केरल में रह कर के नौकरी करता था और इसी बार वो होली पर घर पर आया था। हर बार वो होली पर आया करता था और चला जाया करता था। कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं है। होली को आया था और उसके बाद फिर यहाँ पर रुका और अचानक से वो गायब हो गया है। जैसे ही बातचीत चलती है उसके बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका जो पति होता है समीर कुमार, दोनों के नंबर को उसके नंबर का कॉल डिटेल निकलवाया जाता है, सीडीआर निकलवाई जाती है और सीडीआर निकलवाने के बाद उनके नंबरों को देखा जाता है कि आखिरकार वो कहाँ थे और उनकी लोकेशन कहाँ थी और वो किस किस से बातें किया करते थे। जो इनकी लोकेशन पाई जाती है इन दोनों की एक साथ जिस दिन वो गायब हुए थे, तो ये हाथरस के पास एक सिकंदरा राव जगह लगती है, वहाँ पर इनकी लोकेशन पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर बंद था, स्विच ऑफ था और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस सीडीआर को बड़ी ही बारीकी से खंगालने की कोशिश की और बारीकी से खंगालते खंगालते पता चला कि ये एक नाम रिंकू चौहान, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से जब पूछा जाता है कि ये रिंकू चौहान कौन है, इससे ये बहुत सारी बातें किया करती थी। तो रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक थाना लगता है बागवाला और बागवाला का एक इलाका लगता है, गांव लगता है लोहा बादशाहपुर, यहाँ का वो रहने वाला होता है रिंकू चौहान। रिंकू चौहान के बारे में और मीरा के बारे में जब बातचीत की जाती है तो उसके देवरानी के बारे में देवरानी बताती है
कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये रिंकू चौहान अक्सर घर पर आया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता था तो ये कहती थी कि वह उसके मौसी की लड़की है, और ये मीरा बताती थी कि ये उसके मौसी का लड़का है, ये बहन भाई है और ये अपने बहन से मिलने के लिए आ जाता है। परिवार वालों ने इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक नहीं किया, कोई शक की गुंजाइश भी नहीं की। जिस तरीके से रहते थे उसे लगता था कि बिल्कुल ज़िंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही है। लेकिन पुलिस वालों ने अब इस रिंकू की जब तलाश करना शुरू किया तो रिंकी के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था। 11 अप्रैल 2025 को ये एफआईआर दर्ज होती है और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिलती है पुलिस को। तो रिंकू के घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकल करके आती है, और वो महिला कोई और नहीं होती बल्कि मीरा होती है। मीरा के मांग में सिंदूर भरा हुआ था, जबकि उसका जो पति है वो गायब है, और वो भी इस रिंकू चौहान के घर में क्या कर रही थी, यही एक सवाल था। अब इन दोनों को बैठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है, और बातचीत करने के बाद इन दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब इसका पति मीरा का केरल में रहकर के नौकरी किया करता था, घर में 2 बच्चे होते हैं और घर में जो भी काम होता था, काम को करने के बाद अब उसके पास बिल्कुल खाली समय था, उसके पास टाइम नहीं था। इसी पर वो मोबाइल पर पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर। उसने भी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई हुई थी। 2 बच्चों की वो माँ इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद कुछ ना कुछ वो अपडेट किया करती थी, और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक किया करता था, कमेंट किया करता था, और इन दोनों के बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ही ये दोस्त बन जाते हैं। जब इसे कहा जाता है कि मेरा ये जो रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, इस तरीके से बातें जब वो मीरा से कहता था तो मीरा कहती थी कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति भी है, इसलिए इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा और इसके लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरीके की बातें मीरा ने रिंकू से कही तो रिंकू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तो बाहर रहता है तो क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ, तो कैसा रहेगा। शादी की बात आती है तो यकीन नहीं होता है कि आखिर रिंकू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये घर से बहाने से निकलती है, सीधा रिंकू के पास पहुंच जाती है, और रिंकू के पास जाने के बाद ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही शादी कर लेते हैं। ये लगभग 1 साल पुरानी ये बात है, शादी कर लेते हैं और आराम से ये ज़िंदगी जीते हैं। और ये कुछ फिर इस तरीके से रहते हैं कि जब भी इसका मन करता था तो ये घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बन के घर आया करता था और रहता था उसके साथ, पति बन के उसके साथ, क्योंकि मंदिर में उससे शादी कर ली थी उसने। अब घर में से अजीब तरीके की आवाज़ें आती थी। जिठानी को ये बातें पसंद नहीं थी, उसे लगता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन जिठानी की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। और जब इस बात का मीरा को पता चलता है तो मीरा ने अपने घर में ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। यानी कि उसने बिस्वा का जो गांव था शिमला में ही उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला बंसी लगता है, बंसी मोहल्ला, वहाँ पर जाकर के वो किराए का मकान लेती है और वहाँ किराए का मकान लेने के बाद आराम से वहाँ रहने लगती है। अब यहाँ देवरानी है, 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो उसका पति है समीर कुमार, वो केरल में रह करके आराम से नौकरी किया करता था। अब समीर कुमार की गैर मौजूदगी में अब उसको कोई रोकथाम नहीं थी। रिंकू को जब मन करता था तब वो आता था और जब तब जाता था, कोई रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। ये मार्च का महीना आता है, होली का त्यौहार आ जाता है, तभी इसी बीच में समीर ने अपना सारा सामान बांधा और केरल से घर वापस आ जाता है और वो अपने पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों से और तुमसे बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं वापस कभी नौकरी करने के लिए नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी करना हो, यहीं पर रह करके काम करूँगा मैनपुरी में और आराम से बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी में बिताऊँगा। जब ये बात मीरा को पता चलती है तो उसे बड़ा ही अखरता है, बड़ी ही परेशानी में वो होती है और उससे ज़्यादा परेशानी होती है रिंकू को। वो कहता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं जाएगा,
तभी वो दोनों कहते हैं कि अब करें तो क्या करें। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल नहीं पा रहे थे और इन्होंने इसी बात को देखते हुए एक प्लान बनाया। फुल स्क्रिप्टेड प्लान था कि कत्ल करना है और कत्ल भी ऐसा करना है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब इसके लिए 30 मार्च 2025 को देवर के गांव नगरिया में एक शादी समारोह होता है। अब यहाँ पर समीर और उसकी पत्नी मीरा दोनों शादी समारोह में शामिल हो जाते हैं और मीरा अपने पति समीर से कहती है, जब वो शादी से निकलते हैं 31 मार्च 2025 को, तो वो कहती हैं कि क्यों ना हम अपने घर में एक फ्रिज रखें और साथ ही एक टीवी रखें। अगर टीवी और फ्रिज आएगा तो ये बहुत सही रहेगा घर में, लेकिन इसके लिए फ्रिज कहाँ से लेना है? तो उसने कहा कि मेरा एक भाई है मौसी का बेटा, क्यों ना हम वहाँ से ले लें। जब मौसी की लड़की की बात आती है, रिंकू की बात आती है, तो रिंकू के साथ में एक और लड़का होता है, लोकेश नीरज जिसका नाम होता है, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। जब आता है टीवी और फ्रिज खरीदने का नंबर, तो वो कहते हैं कि अभी चलेंगे, पहले मिले, बातचीत वगैरह करेंगे, उसके बाद करेंगे। फिर आराम से बैठ करके तसल्ली करते हैं और शराब पीते हैं और बियर पीने के बाद जब एक दिन इन लोगों को नशा हो जाता है तो वहीं पास में से एक भारी वस्तु, ईंट जैसी चीज़ लेते हैं और उसके बाद समीर को बेइंतहा वहीं पर मारा जाता है। जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसको वहीं पर मारते रहते हैं। मर जाता है और फिर यहाँ से ये ईटा में इसकी ये लोग हत्या करते हैं और ईटा से एक दूसरा जगह लगता है हाथरस। हाथरस का एक इलाका लगता है जिसका नाम है सिकंदरा और वहाँ से ईटा राज गांव एक टोली लगती है। वहाँ पर सड़क के किनारे उस लाश को वहीं फेंक देते हैं और लाश फेंक के आराम से चले जाते हैं और अपने अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है। फिर मीरा से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति समीर कहाँ है? तो वो कहती है कि मुझे तो उनका कुछ पता नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं घर आ जाऊँगा, लेकिन घर अभी तक नहीं आए हैं। और उधर जो रिंकू है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने हाथरस के इस पुलिस को संपर्क किया और यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश मिली थी 1 अप्रैल 2025 को। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट का निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सड़क हादसा हो चुका है और इसलिए हमने उसकी लाश को लगभग पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे तक इंतज़ार किया था ताकि कोई क्लेम करे, कोई आकर के हमसे बातचीत करे, हम इस लाश के बारे में बताएं। लेकिन किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, इसलिए पुलिस ने 72 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद आखिरकार उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर तो अंतिम संस्कार हो जाता है। पत्नी 7 तारीख से घर से चुपचाप निकल जाती है और घर से निकलने के बाद 15 अप्रैल 2025 को ये कोर्ट चले जाते हैं। दोनों मैनपुरी के कोर्ट में जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद आराम से जैसे पति और पत्नी रहते हैं ठीक वैसे ये लोग रहने लगते हैं। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ये भी बताती है कि आपसे लगभग 1.5 साल पहले ये मंदिर में गए थे और मंदिर में जाने के बाद ये शादी कर लेते हैं। इस शादी का मंदिर वाली का किसी को पता नहीं था और जो 15 अप्रैल 2025 को शादी होती है वो पुलिस की जांच का हिस्सा बन जाता है। पुलिस की जांच में ये पता चल जाता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार किया और उसको भी जेल भेजा। अब ये जो प्रेमी है वो भी जेल चला गया है, तो प्रेमिका जो है वो भी जेल चली गई है। पति की मौत हो चुकी है। साथ ही जो 2 बच्चे हैं उनके परवरिश का जिम्मा बुजुर्ग माँ बाप पर आ चुका है। और परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है कि समीर के तो जिस रात वो गायब होता है उसी रात ही बहुत निर्मम तरीके से, बहुत ही बेदर्दी से, बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की जाती है, तो घर वालों का, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो आराम से घर से भाग जाती, कुछ भी कर सकती थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो चुप्पी साफ जाती है। इधर तो जब ये इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शादीशुदा महिला, वो भी 2 बच्चों की माँ, आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जिस तरीके से जेठानी ने शुरुआत से ही इस महिला पर शक किया था,
काश घर के सभी लोगों ने उस महिला के बारे में अगर कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की होती तो एक तरफ पति की लाश ना सड़ रही होती, उसके लिए पुलिस वाले इंतजार ना कर रहे होते, और दूसरी तरफ वो अपनी एक नई जिंदगी में सुहागत बन के और जिस तरीके से सुहागरात मनाती हैं उसके साथ वैसे ही जब पुलिस वाले के सामने खड़ी होती है तो वो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि उसने कोई बड़ा काम किया ही नहीं है, जबकि उसने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और 2 बच्चों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। ऐसी घटनाएं आजकल आमतौर पे बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पर क्या कैसे रोकथाम लगेंगी, ये तो खैर कानून ही इस पर कोई रोकथाम लगा सकता है, या फिर किसी को कोई कदम बड़ा बहुत गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।